हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस संचय बैच के अंदर। और संचय बैच के अंदर हम लोगों ने, यानी कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है लॉ बाइट्स बाय सीजे। लॉ बाइट्स है, लॉ बाइट्स, प्लीज LAW। अच्छा मेरी बात सुनो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू रिजर्व अ नेम फॉर LLP एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट एन LLP। देखो आप लोगों ने ना जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने, हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी इन इंडिया, उस पर आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। एक दूसरा प्रोसीजर वाला जो सीए फाउंडेशन लेवल पे एंड इनफैक्ट एट सीए इंटरमीडिएट लेवल ऑल्सो, दोनों लेवल्स पे ना ये टॉपिक कवर्ड है। क्योंकि आपका कंपनीज एक्ट है और आपका LLP एक्ट है, जो दोनों लेवल पे आप लोग यहां पर पढ़ते हो। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक LLP का नाम किस तरीके से रिजर्व किया जाता है और एक LLP को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बट ये जो टॉपिक है सर, क्या सिलेबस में है? अरे यार बेटा, ये लॉ बाइट्स जो बनाए हैं आप लोगों के लिए, आज उस सीरीज में तीसरा वीडियो है और ये थर्ड वीडियो के अंदर क्लियरली मैं वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूं पूरी सीरीज के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर है। और इनफैक्ट इन लॉ बाइट्स का सबसे खतरनाक फायदा यह है, रिवीजन होगा, 3 स्टार शीट दिखेगी, आंसर कैसे लिखना है एंड में वो भी आपको दिखेगा और आपको काफी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलने वाला है। तो आपकी जो शिकायत रहती है कि लॉ को रटना पड़ता है, मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको इन प्रोसेसेस को बहुत प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं कि कैसे चीजें इंकॉर्पोरेट होती है और यहां पर बनती है। तो LLP चैप्टर है, आपका 5वां चैप्टर है सिलेबस के अंदर और कहीं ना कहीं 6 मार्क्स के लिए ये आपके एग्जाम्स के अंदर आता है। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा, हम 11 से लेकर 17, 11 टू 17 सेक्शन हम यहां पर कवर करने वाले हैं। मतलब 17 सेक्शन नहीं, 11th टू 17th सेक्शन यहां पर कवर किए जाएंगे। बट उसके पहले हम ये समझ लेते हैं बाबू भैया, ये LLP का चक्कर क्या है? LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए सर। देखो यार, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो जीवन में भी चीजें बोलते हैं, सर थोड़ा सा मीठा भी चाहिए, थोड़ा सा तीखा भी चाहिए, खट्टा मीठा का टेस्ट बहुत पसंद है मुझे। बता ना, लिख के, खट्टे मीठे वाले हो तुम लोग? हाँ सर, हमको ना ना ज्यादा तीखा चाहिए ना ज्यादा मीठा चाहिए। अरे भैया, तो कहना क्या चाहते हो? अरे सर, क्या कंपनी के फायदे बड़े तगड़े हैं सर। देखो कंपनी में ना सर लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है सर, है ना। देखो सर, हम आपको बताते हैं, बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने, कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होती है ना सर। कंपनी की लाइबिलिटी अलग होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग होती है सर, हमको पता है सर। और परपेचुअल सक्सेशन है सर। हाँ, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सर वो अटल बिहारी वाजपेयी सर का भी डायलॉग याद है सर, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। सर वैसे कुछ फील LLP के अंदर मिल जाता तो मजा आ जाता। अब यार ये हमने दिया, हमने लिमिटेड लाइबिलिटी दे दी, बोले चलो यार आपको कंपनी बनाना है, आपको LLP बनाना है, हम लिमिटेड लाइबिलिटी दे देते हैं। एक नया फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस बनाया लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में। भैया फिर भी ना मन नहीं भरा, इनका कहना है हम LLP बनाएंगे तो सही, है ना, बट क्या है ना, थोड़ा पार्टनरशिप छूटती नहीं है। पार्टनरशिप में क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी थी। पार्टनरशिप का भी जो बेनिफिट था ना वो अलग था। आप लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट दे रहे हो, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन ना पार्टनरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। हम ना हमारे हिसाब से अग्रीमेंट बना लेंगे। हाँ, पार्टनर अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो सब भी मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता, भगवान भला करता। बरदा भैया हो गया, ठीक है कर दिया। ये देखो भैया, एक नया फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बनाया है। इसलिए LLP को एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर बनाया गया, जहां पर आपको कंपनी के बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, जैसे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी के पास में परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी के पास में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और यहां पर एक कंपनी जैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, वैसे LLP भी है। ये सब बेनिफिट हमने कंपनी के दिए। एट द सेम टाइम हमने बोला चल, तुझे अग्रीमेंट पसंद है, तू पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाता था, LLP का अग्रीमेंट बना लियो। पार्टनरशिप जैसे तुझे बनाने में आसान थी, यहां भी तुझे आसानी रहेगी, डिसॉल्व करने में इजी रहेगा, कंप्लायंसेस बहुत कम रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी तुझे पूरी की पूरी मिलेगी। मतलब दोनों जहान के बेनिफिट्स यहां पर हम लोगों ने ले लिए हैं।
तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बट जैसे हमने कंपनी बनाने के लिए कुछ बेसिक्स की बात करी थी, प्री रेक्विजिट्स की, एलएलपी के लिए भी है बेटा। जहां पर कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था, यहां पर आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, कुछ बेसिक्स यहां पर ही क्लियर कर दूंगा इस आधे घंटे के वीडियो के अंदर। मुझे एक बात बताना यार, एलएलपी कभी भी फ्री फोकट के लिए बना पाओगे? अरे फ्री फोकट के लिए मतलब, अरे भैया एलएलपी चैरिटेबल पर्पस के लिए बना पाओगे? द आंसर इज नो। देखो हम ये नहीं कह रहे, हमको आप 2 लोग दे दो, 2 लोग दे दो हमको, 2 या 2 से ज्यादा लोग दे दो। क्योंकि सर देखो पार्टनरशिप की झलक है इसके अंदर, आत्मा किसकी है? कंपनी की है, बट पार्टनरशिप की झलक है एलएलपी के अंदर। सर 2 या 2 से ज्यादा लोग दे दो हमको, क्यों 2 लोग तो चाहिए रहेंगे अग्रीमेंट के लिए। और सर उनको ना कोई लॉफुल बिजनेस दे दो। अरे हम कहां मना कर रहे हैं, अरे पर लॉफुल बिजनेस ही देना। हाँ, और सर उनको बोलो कि आपका जो मोटिव है ना वो प्रॉफिट कमाने का रखो, आप चैरिटेबल पर्पस के लिए मत बनाओ। सबसे बड़ा फर्क है। मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बन सकती है? सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप पढ़ के आए हो कि वो भी बनेगी भैया विद द एक्विजिशन ऑफ गेन के मोटिव के साथ में। एलएलपी के अंदर भी ऐसा ही है। पर सुनो ना, 1 पर्सन कंपनी बन सकती है कि नहीं बन सकती, मुझे कमेंट करके बताना। एकदम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, क्या 1 पर्सन कंपनी को आप एकदम चैरिटेबल पर्पस के लिए बना पाओगे क्या? मुझे कमेंट करके बताना। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, 2 या 2 से ज्यादा लोग लॉफुल बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करते हैं। अब देखो आप ना कंपनी को याद करो, कंपनी के अंदर भी लिखा हुआ था सब्सक्राइब करना मेमोरेंडम को। अब यहां मेमोरेंडम नहीं है, यहां पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यहां पर क्या होगा? आपका एलएलपी अग्रीमेंट होगा, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। ये सारी बातें तो सही है। अब आप हमको बताओगे कि इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, तो आप स्टेप्स बताओगे, हम बताएंगे। बट सबसे पहले आप हमको बता दो जाना कहां है, जाना कहां है? क्या वही मिनिस्ट्री चलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट भी संभालती है, एलएलपी एक्ट भी संभालती है। अरे वो तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी संभालती है, आईबीसी पढ़ोगे फाइनल के अंदर। सो सर 2 मिनट, एमसीए पे जाएंगे, वहां पर हम हमारी एलएलपी को रजिस्टर कर सकते हैं। क्या सर हम एलएलपी को क्लोज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये पूरा काम आरओसी को दे रखा है। आरओसी वाला जो फंडा चलता है जैसे कंपनी के अंदर, वैसा यहां पर ही चलता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको ये प्रश्न आएगा कि सर क्या एलएलपी बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है क्या? मतलब एलएलपी क्या एक इजी टू फॉर्म है और लोगों को बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है क्या? मैं आपको लेटेस्ट ना रिपोर्ट बताता हूं जनवरी 2026 के हिसाब से। आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे, आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकालोगे, तो वहां पर ना मंथली बुलेटिन निकलता है। मंथली बुलेटिन में अगर आप देखोगे ना, ऐसा कंपनी का भी निकलता है, वो इनकॉर्पोरेशन वाले वीडियो में बता नहीं पाया मैं आपको, बट अभी मुझे याद आया तो मैंने यहां पर डाला है। आपको पता है 4.5 लाख, ऑलमोस्ट 4.5 लाख एक्टिव एलएलपीज हैं, 4.5 लाख। और वहां पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कितनी एलएलपीज कितने कंट्रीब्यूशन के साथ में कौन कौन से एरियाज में बिजनेस कर रही है। बट एनीवे, अगर हम शॉर्ट तरीके से बात करें, ठीक है, तो आप सुनना, अभी कुछ ना कुछ नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच में टोटल 25,000 एलएलपीज और बढ़ी है। अगर आप सिर्फ एक एक महीने की एलएलपीज देखोगे ना, नंबर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 9,000 8,000 एलएलपीज इनकॉर्पोरेट होती है एक एक महीने के अंदर। और अभी 4,59,669 एलएलपीज आर एक्टिव एट दिस मोमेंट। जनवरी का ये रिकॉर्ड बताता है। तो यस, एलएलपी ने बिजनेस करने में हेल्प करी है और एलएलपी ने जो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच का जो गैप था उसको फिल कर दिया है। ठीक है, सो एलएलपी का ये एक पूरा सिंपल सा सिस्टम है। अब जैसा हमको सर्टिफिकेट कंपनी का मिलता था, वैसा ही सर्टिफिकेट हम लोगों को भी यहां पर चाहिए। अगर आपको याद आ रहा हो तो यार, एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर सीआरसी मनेसर के अंदर जो है, वहां से हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था, तो यहां पर भी मिलेगा। ऐसा कुछ एलएलपी का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। हमारा टारगेट इसी को रिसीव करना है और यही इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर छुपाई है ताकि कुछ लोग वायरल ना हो जाए, पर मेरी बात समझना, यहां पर आपको जैसे कंपनी को सीआईएन मिलता था, देखो पूरे वीडियो में कंपैरिजन करूंगा, आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। कंपनी के बारे में नॉलेज रखोगे तो एलएलपी की एकदम परछाई मिलेगी आपको। जैसे वहां पर सीआईएन मिलता था, यहां पर एलएलपी को एलएलपीआईएन मिलता है, यानी कि एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। आपका पैन नंबर, आपने टैन के लिए अप्लाई करा है तो टैन नंबर, आपका नाम लिखा जाएगा और आपको दिनांक दी जाएगी कि किस दिन आपका जन्म हुआ है। और यहां पर डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिखेगा आपको आरओसी का। अभी चूंकि सीआरसी से आ रहा है तो सीआरसी आपको यहां पर दिखेगा। बट ये लेने में ना अच्छो हालत लोगों की हालत खराब हो जाती है। पर सुनो ना, बोलने की बात है,
इतना कठिन सिस्टम नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत सिंपल है। आपको पता है सेक्शन नंबर 11, एक और एक आदमी दो मिलते हैं ना तो एलएलपी बना देते हैं मेरी जान। सेक्शन नंबर 11 है। अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो ना तो देखो, आपको सारे फॉर्म्स को डिजिटली साइन करना है तो डीएससी लेके आ जाना बाबू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेके आ जाना। और उसके बाद में जैसे वहां पर डायरेक्टर्स को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर था, ऐसे एलएलपी के अंदर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स को बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो कंप्लायंस का काम संभालते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक तरीके से जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। कंप्लायंस के लिए इनके ऊपर, पेनल्टी इनके ऊपर, गलत हुआ इनके ऊपर, डीपीस को पकड़ लेते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। हालांकि डिन एंड डीपीआईएन की जो प्रोसेस है लेने की वो एक ही है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एंड इफ यू हैव डिन, यू कैन इजीली यूटिलाइज डिन एज योर डीपीआईएन ऑल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको यह चाहिए रहेगा, बिना नाम की तो ना कंपनी बना पाए थे ना एलएलपी बना पाएंगे, नाम को रिजर्व करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, रन एलएलपी। अरे भैया रन एलएलपी जैसे आप रन फॉर्म यूज कर रहे थे कंपनी के अंदर, एग्जिस्टिंग कंपनी, यहां पर भी किया जा सकता है। अब इसका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है बेटा वो है फिलिप। फिलिप फॉर्म को भरेंगे, नाम का अप्रूवल लेंगे, इन दोनों को लेंगे, एलएलपी का अग्रीमेंट बनाकर देना पड़ता है और फाइनली हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर जी एक बात बताओ ना, ये सारी इंफॉर्मेशन एलएलपी पार्टनर्स मिलकर रजिस्ट्रार को देगी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देगी, पर बिना स्टेटमेंट के कोई काम नहीं होता है बाबू भैया। स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कॉलर किसकी पकड़ेंगे, याद आ रहा है? और लास्ट में, मतलब ऑब्वियसली लास्ट में क्या, सबसे पहले पैसा देना पड़ता है, प्रिस्क्राइब्ड फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। ये मैंने पूरा सिस्टम आप लोगों को बताया। आपको मालूम है अगर ये सब कुछ बराबर हो जाए, अगर ये सब कुछ बराबर हो जाए तो ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हमको पता चल गया कि एमसीए और आरओसी का स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 हमको क्या लेना है, हमको डीपीआईएन लेना है। भैया डीपीआईएन सेम डिन नंबर जैसा सिस्टम है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। मैं एक सैंपल के लिए लाया हूं आप लोगों के लिए। जब भी आप अप्लाई करते हो तो ये भी आपको जो डीपीआईएन आता है ना, लिखा हुआ है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सीआरसी मनेसर, आपको वहां से ये क्या मिलता है, अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो आपको डिन मिलता है। अब यहां पर जो डिन है, इट इज सबमिटेड वाया इंटीग्रेटेड फिलिप फॉर्म। देखो भैया फिलिप फॉर्म के थ्रू, मैंने आपको बताया था चाहे स्पाइस प्लस हो चाहे फिलिप हो, भैया आजकल ना आपका काम कम किया जा रहा है। आप एक ही फॉर्म के थ्रू नाम रिजर्व के लिए डाल दो, आप एक ही फॉर्म के थ्रू आप डिन नंबर के लिए अप्लाई कर दो। ये सारी सुविधाएं आप लोगों को इस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाती है ना। तो अगर जब आप उसके थ्रू अप्लाई करते हो तो लिखा हुआ आता है कि भैया फिलिप फॉर्म के थ्रू आपने डिन के लिए अप्लाई किया था, ये आपको मिल चुका है और आपका डिन नंबर यहां पर दे रखा होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये पूरा सर्टिफिकेट आप लोगों को यहां पर मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ डिन नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब आगे चलो, अगर डीएससी डिन हो गया तो अब हमको बताइए आप कौन सा फॉर्म फिल करना है। अब देखो यार, फैंसी फैंसी प्यारे प्यारे नाम है। यहां पर फॉर्म नंबर जो होता है वो बोला जाता है फिलिप। फिलिप के नाम से फिलिप मतलब फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इसको फिलिप बोला जाता है। अब इसमें मल्टीपल डिटेल्स जाती है, एलएलपी की डिटेल्स जाती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल्स जाती है, बाकी सारे पार्टनर्स की डिटेल जाती है, कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन यानी कि स्टेटमेंट देना पड़ता है और फिर आप सबमिट करते हो। अब सुनना, फिलिप के फॉर्म में आपको ना बिना नाम के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पता है सबसे पहली बात पूछी जाएगी फिलिप के अंदर ही, जैसे पार्ट ए के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा फिलिप के अंदर, तो आपसे पता है क्या पूछा जाएगा, आप बताओ भैया ये फॉर्म आप क्यों भर रहे हो। अरे भैया भेलपूरी खाने के लिए थोड़ी भर रहे हैं, हमें एलएलपी बनानी है। नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं क्या आपका नाम ऑलरेडी अप्रूव्ड है क्या आरओसी से। अगर आप यस कर दोगे कि भैया हमारा नाम तो अप्रूव्ड है और हमारा ना ये पूरा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, देखो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है और अप्रूव्ड भी हो चुकी है, एसआरएन नंबर हम आपको दे रहे हैं, हमने रन एलएलपी फॉर्म को यूज किया है। लेकिन अगर आप नो करते हो तो फिर आपको पता है क्या मौका दिया जाता है कि आप अपने जो प्रपोज्ड नेम है या जो अप्रूव्ड नेम है वो आप यहां पर डाल दीजिए। ठीक है, अब आप जो इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, क्या आपका नया इनकॉर्पोरेशन है, क्या आप पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करके आ रहे हो। आपको याद है एलएलपी एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं, क्या एक पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बन सकती है। हाँ जी,
क्या एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन सकती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। पर लिस्टेड कंपनी नहीं होती है। शेड्यूल 2, 3, 4 आप लोगों को बता रखे हैं मैंने, है ना। मेरी बात सुनो, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डालनी पड़ती है। तो या तो आप फिलिप भरोगे तो वहां नाम की डिटेल्स डाल दो, और आप रन एलएलपी के थ्रू, देखो यहां पर हमसे मांगा गया था ना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, तो रन एलएलपी फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। इसका भी नाम यही है, रिजर्व यूनिक नेम। आप एलएलपी यहां पर नाम डाल सकते हो, और यहां पर सारी डिटेल्स डालना। आपको 2 नाम प्रपोज करने के लिए यहां पर बोला जाएगा। जरूरी नहीं है कि 2 नाम ही देना है, आप एक नाम भी कर सकते हो, बट 2 नाम आपको प्रपोज करने का यहां पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप पूरा फॉर्म भरोगे तो आपका नाम चले जाएगा। मतलब आपने रिक्वेस्ट कर दी रिजर्व करने की। तो सर एक बात बताओ ना, ये नाम कैसा होना चाहिए? अब यहां पर सेक्शन नंबर 11 चल रहा था, मैं बीच में सेक्शन नंबर 15 ले आया हूं, क्योंकि अभी फ्लो में चल रहे हैं। जो नाम आप अप्लाई करोगे ना, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके, आपको मालूम है, यू कैन चेक फॉर योर एलएलपीज नेम अवेलेबिलिटी ऑल्सो। यू कैन चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, कि कहीं दूसरी एलएलपी से या दूसरी कंपनी से हमारा नाम मिलता जुलता तो नहीं है। तो अगर आप कोई भी नाम डालोगे ना, और वो नाम ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी का है, कंपनी का है, तो वो दिखा देगा कि ये तो ऑलरेडी अलॉटेड है, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, आपका नाम नियरली रिजेंबल करता हुआ भी नहीं होना चाहिए विद द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना एलएलपी से मैच करता हुआ होना चाहिए, ना किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, ना किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आपका नेम मैच होना चाहिए। सर ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? अरे देखो भैया, हम तो अप्लाई करेंगे, अगर अवेलेबल है तो आप हमको दे देना, अगर अनडिजायरेबल है तो मत देना, अगर नियरली रिजेंबल करता हुआ है तो मत देना। हमको मालूम चल जाएगा कि भैया आपने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर सेक्शन नंबर 15 फॉलो हो गया, तो 16 के अंदर यह बोला जाता है कि अगर 15 को आपने सेटिस्फाई कर दिया, आपने फॉर्म भर दिया, आपने पैसा दे दिया, और आपका जो प्रपोज्ड नेम है, अब देखो, चाहे आप पहली दफा करो, आप नई एलएलपी हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी हो और आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप सेक्शन नंबर 15 को सेटिस्फाई कर देते हो, तो 16 यह बोलता है कि आपका नाम रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीना कब से देखते हैं? जब से रजिस्ट्रार ने आपको इंटीमेट किया ना कि सुनो भैया, ये नाम अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपका नाम रिजर्व कर रहे हैं, वहां से 3 महीने के लिए ये नाम आपका रिजर्व कर दिया जाता है। अब पूरी प्रोसेस उसके अंदर आप खत्म कर देना। मैंने आपको बोला था, हमने अप्लाई किया है, अवेलेबल है तो आप दो भैया। सर अवेलेबल नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बट सर कभी कभी तो गलती हो जाती है ना, हो जाती है। सेक्शन नंबर 17 पे खतरा, सेक्शन नंबर 17 पे खतरा, नेम से रिलेटेड टोटल 3 सेक्शन है, 15, 16 और 17। अब सुनो, 15 के अंदर बोला ये सब नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल वगैरह वगैरह वगैरह। 16 ने बोला 3 महीने के लिए रिजर्व कर देंगे। 17 ने क्या बोला? सेक्शन नंबर 17 ने बोला कि खतरा है बाबू भैया। क्या खतरा हो सकता है भैया? उन्होंने बोला, मेरी बात सुनो, स्टेप नंबर 1, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नाम अप्रूव कर दिया जाता है, बट ड्यू टू इन एडवर्टेंस और एनी अदर रीजन, यानी कि अदरवाइज गलती से या किसी कारण के वश आपको नाम अप्रूव कर दिया गया, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, एलएलपी रजिस्टर हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से नाम मिलता जुलता है। तो भैया यहां पर खुद को पता चल जाए, गवर्नमेंट को, सुओ मोटो, या फिर कोई हमको एप्लीकेशन दे, वो एलएलपी दूसरी वाली जिससे नाम मिलता जुलता है उसका पार्टनर आके एप्लीकेशन दे दे, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला बंदा प्रोपराइटर एप्लीकेशन दे दे कि क्या किए आप, हम तो ऑलरेडी यहां पर चालू थे, हैं, हम तो ऑलरेडी यहां पर चालू थे, आपने ऐसा का ऐसा नाम दे दिया, गजब कर रहे हो आप, चलो चलो उसको बोलो नाम चेंज करने के लिए। जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि आप 3 महीने के अंदर नाम चेंज करिए, 3 महीने के अंदर नाम चेंज करिए। अब एलएलपी के पास में 2 ऑप्शन है, राजा बेटा बनो या फिर गंदा बेटा बनो। अगर एलएलपी 3 महीने के अंदर नाम चेंज कर देती है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर वो नाम चेंज नहीं करती है तो फिर एलएलपी को एक नया नाम दिया जाएगा, वो नाम होगा पप्पू एलएलपी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इच्छा होगी वो नाम तुझको चिपका देंगे, जा तेरी 12 बजाओ। 3 महीने में नाम चेंज करना था, तूने क्यों नहीं करा?
अब जा, आज से तेरा नाम पप्पू एलएलपी, चल निकल यहां से, मुझे पप्पू एलएलपी नाम पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जा वापिस 16 के अंदर अप्लाई कर दे, नया नाम 3 महीने के लिए हम रख लेंगे अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो, पर आज तेरा नाम पप्पू एलएलपी है, इसी के हिसाब से तेरा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। लेकिन सर अगर राजा बेटा रहे तो, अगर आप राजा बेटा रहे तो बहुत ही बढ़िया। पहली बात, आपको 3 महीने में नाम चेंज करना था, आपने कर दिया। 3 महीने में अगर आपने नाम चेंज कर दिया तो आपको क्या करना है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास में जाना है। आरओसी के पास में जाकर आप बोलना कि आरओसी आरओसी सुनो ना, वो मुझे ना ऑर्डर आया था, मुझे ऐसा ऑर्डर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये लो आप उसकी कॉपी ले लो, है ना, और देखो मैंने मेरा नाम चेंज कर लिया है, जरा आप भी आपके रिकॉर्ड्स में नाम चेंज कर लीजिए ना, मेरा नाम चेंज कर लिया है मैंने। हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था थोड़ा मिलता जुलता है तो मैंने नाम चेंज कर लिया, ठीक है। तो आरओसी बोलेगी अच्छा हुआ आप मेरे पास में आ गए, मैं आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती हूं, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देती हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जैसे आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आप 30 डेज के अंदर अंदर सारे चेंजेस कर लेना, सारे चेंजेस कर लेना, ठीक है। आपका नया एलएलपी अग्रीमेंट भी आप सारे चेंजेस कर लेना, नए नाम के हिसाब से बना लेना, सिंपल सी बात, ठीक है। सो आरओसी शैल इशू न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इन 30 डेज सारे चेंजेस हो जाएंगे, आपके एलएलपी के अग्रीमेंट के अंदर भी आपको सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये पूरा फॉर्मेट है किसका, अगर आपका नाम किसी दूसरी एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ में मिलता जुलता है तो आपको ये पूरी टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसमें एक बात है, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है ना, उसको एप्लीकेशन देने की कोई टाइम लिमिट है क्या? जी हां, वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 3 साल के अंदर ही आ सकता है, 3 साल के अंदर ही आ सकता है। देखो भैया, हम लोग टाटा सॉल्ट बेच रहे हैं और टाटा सॉल्ट जैसा हमने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज कर लिया है ना, और हमने उसका नाम रख लिया खट्टा सॉल्ट, खट्टा सॉल्ट रख के हमने पूरी वही रेसिपी, वैसी मार्केटिंग, वैसी पैकेजिंग करके, अरे यार नहीं कर सकते। बट सुनो ना, आपको अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, आपको पता चल गया कि आपका ट्रेडमार्क कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है, आपको 3 साल के अंदर अंदर जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि इसका नाम चेंज करवाओ, इसका नाम चेंज करवाओ। मैं 2020 का हूं, ये तो अभी आया है, ये तो अभी आया है 2022 के अंदर, हाँ 3 साल भी नहीं हुए, इसको चेंज करवाओ फटाफट। तो ये है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 में आपको टाइम लिमिट जो याद करनी रहेगी वो किस हिसाब से करनी रहेगी, आप देख लो। 3 इयर्स प्रोप्राइटर के लिए यूज कर लेना, कोई कनेक्शन नहीं है। 3 मंथ्स 15 दिन के अंदर चेंजेस और 30 दिन के अंदर सारे चेंजेस। आपको इस तरीके से ये टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 17 के अंदर पूरी चेक करनी रहेगी। सर जी क्या सेक्शन नंबर 17 का हमको आंसर मिल सकता है? आपने बोला था 3 स्टार शीट्स भी दिखाओगे। यस, 15 और 16 को नॉट विथ स्टैंडिंग इन एडवर्टेंस की वजह से पूरी प्रोसेस मैंने यहां पर लिखी है, 3 साल लिखा है, एलएलपी को डायरेक्ट करा जाएगा 3 महीने के लिए। अगर वो चेंज कर लेता है तो नोटिस दिया जाएगा, अगर वो चेंज कर लेता है 30 दिन और आपको यहां पर 15 दिन, सिंपल सी बात है, 15 दिन और 30 दिन यहां पर लिखे हुए, ये 15 डेज और ये यहां पर आपका 30 डेज। अगर नहीं करता है तो आपको नया नाम सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो देगा और एलएलपी कैन यूज सेक्शन नंबर 16 इन द फ्यूचर टू चेंज इट्स नेम, एज सिंपल एज दैट। ये आपकी सारी बातें हुई है नाम से रिलेटेड। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको ले चलता हूं, हम क्या बात कर रहे थे। हमने पॉइंट नंबर 1 देखा था एमसीए के और आरओसी के अंडर ही आता है। हमने पॉइंट नंबर 2 देखा था डीपीआईएन और डीएससी चाहिए। हमने पॉइंट नंबर 3 देखा कि हमको फिलिप भरना पड़ेगा, फिलिप के साथ में हमको रन एलएलपी के अंदर नाम रिजर्व करना पड़ेगा। नाम की बात आ गई थी तो हमने 15 देखा, हमने 16 में 3 महीने के लिए नाम रिजर्व होगा ये देखा, 17 का एक स्पेशल केस हम लोगों ने यहां पर देखा। सर क्या और भी कुछ डॉक्यूमेंट हमको लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे बेटा। देखो यार, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्स पता कैसे याद करवाता हूं, डिटेल्स। आप जब लड़की देखने जाते हो ना तो आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, लड़की का बाप आपसे पूछ रहा है नाम क्या है, नाम क्या है? मैंने कहा सर हमारा नाम चैतन्य जैन है सर। अच्छा अच्छा, अरे भैया काम क्या करते हो? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं टीचर हूँ सर। यस आई एम अ प्रोफेसर, आई एम मेकिंग लाइफ सर। इट वॉज अ ड्रीम टू बिकम अ सीए एंड नाउ आई एम फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट। हो गया आपका स्पीच, हो गया। मैं आगे की बात करूं, आगे की बात करूं, कितना कमाते हो? चलो ठीक है, अच्छा अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, जितनी जितनी आपकी गाड़ी तेल पीती है ना। चलो जो भी, मुझे लिरिक्स याद नहीं, आप लोग पूरी कर देना, ठीक है। मेरी बात सुनो, अरे रहते कहाँ हो? ठीक है भैया हमारा ये पता है, और अपने घर वालों की डिटेल्स दो, आपके घर में कौन कौन है। तो भैया एलएलपी से भी
यही डिटेल्स पूछी जाती है। एलएलपी से पूछा जाता है आपका नाम बताओ, आपका प्रपोज्ड बिजनेस बताओ, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बताओ कहां पर रखने वाले हो, एंड आपके घर वालों की डिटेल्स, मतलब आपके पार्टनर्स की और आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की हमको सारी डिटेल्स चाहिए होती है, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, एवरीथिंग वी नीड। इतने से काम नहीं होता है। अब डॉक्यूमेंट में आपको लगता है स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट क्या लगेगा? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ में, मतलब फिलिप के साथ में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक तरीके का डिक्लेरेशन है। दो डिक्लेरेशन लगेंगे। डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, मैंने नीचे लिख रखा है। डिक्लेरेशन में आप लिखोगे कि भैया सारे एक्ट के, सारे रूल्स के कंप्लायंसेस हमने बरोबर कर लिए हैं, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, सारे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने मैटर्स प्रेसिडेंट थे, इंसिडेंटल थे, हमने सब कुछ फॉलो कंप्लाई कर लिया है। ऐसा कौन लिख के देगा? पहला, हमको प्रोफेशनल लोगों से लिखा हुआ चाहिए। एडवोकेट होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट देगा, जो भी एलएलपी के फॉर्मेशन में एक हिस्सा था वो लिख के देगा। और उसके साथ में एनी वन सब्सक्राइब हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसने भी अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नाम सब्सक्राइब करा है वो भी डिक्लेरेशन देगा कि सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सही बरोबर दी है। मतलब सब्सक्राइबर को भी पकड़ लिया, पार्टनर को भी पकड़ लिया और प्रोफेशनल लोगों को भी पकड़ लिया। अब ये स्टेटमेंट आप दे देते हो। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट में जो लगती है बेटा, वो है एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट का फॉर्म नंबर 3 होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन पे नहीं है, इंटरमीडिएट पे है। फॉर्म नंबर 3 के अंदर आपका एलएलपी अग्रीमेंट जाता है। एलएलपी अग्रीमेंट में सारी डिटेल्स जाती है बेटा। एलएलपी अग्रीमेंट जो बनता है वो एक तरीके से आपकी डीड होती है, और यहां पर ना एलएलपी का नाम आता है, प्लेस ऑफ बिजनेस आता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका बिजनेस क्या रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन है, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका शेयर कितना रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह सब कुछ यहां पर लिखी जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आपकी यहां पर खत्म होती है। अब अगली बात, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई क्या कीजिएगा? जैसे कंपनीज एक्ट में सजा मिलती है, क्या बताओ एलएलपी एक्ट के अंदर भी क्या सजा मिलती है? द आंसर इज यस। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन देता है विच ही नोज टू बी फॉल्स, फिर भी ही नोज टू बी फॉल्स और ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, भैया मतलब देख मुझे पता है कि ये सही तो नहीं है, हल्का फुल्का गलत चल रहा है, पर जान दे यार भैया, तो फिर यू विल बी पनिशेबल विथ एन इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 2 years, 2 साल तक की जेल, एंड आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सो ये पनिशमेंट वाली बात है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 6th पॉइंट था, बट लास्ट में अगर सब कुछ भगवान ने चाहा अच्छा हुआ तो हमको फाइनली सेक्शन नंबर 12 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। आपने 11 पढ़ा, 11 के अंदर पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, 12 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे हो आप। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें कितने टाइम में मिलता है? अरे टाइम छोड़, पहले तू 11 को सेटिस्फाई करके आ, 11 को पूरा कंप्लाई कर। रजिस्ट्रार को लगता है कि सब कुछ बढ़िया है तो वो 14 डेज के अंदर अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर अंदर, रियल लाइफ में तो बेटा विद इन अ वीक हो जाता है, 7 दिन के अंदर काम हो जाता है, पर फिर भी 14 डेज के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन आपका रजिस्टर किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो जो सर्टिफिकेट होगा इट विल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द सील एज वेल, और ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो सेक्शन नंबर 12 के अंदर हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाएगा। अब आप पूछते हो अजी क्या होगा, क्या एलएलपी बनने के बाद में तेवर बदलेंगे क्या? अरे बिल्कुल बदलेंगे मेरी जान। आप देखो ना, सेक्शन नंबर 14 ने बोला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप एलएलपी, आप भी एक तरीके के बॉडी कॉर्पोरेट हो भाई, बॉडी कॉर्पोरेट हो, फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट आ गए आपके अंदर। कॉमन सील यूज करना है तो करो, बनाना तो बनाओ यार, आप सू करो, कोई भी आपको सू कर सकता है, आप सेपरेट लीगल एंटिटी बन गए हो, प्रॉपर्टी ओन करना है, अक्वायर करना है, बिंदास करो, जो भी लॉफुली एक बॉडी कॉर्पोरेट काम कर सकती है आप भी वो भी कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 8 तक, नहीं सर 7th बताइए, 8th क्या है? अरे 8th तो आपका आंसर की है।
अब अगर आपको इसके लिए पूरा आंसर चाहिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एक एलएलपी का कैसे किया जा सकता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 तक पूरा लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपके लिए 3 स्टार शीट रहेगी कि नाम को रिजर्व करना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। आप सर आपको हमको फाउंडेशन लेवल पे फिलिप याद करना है नहीं, कोई फॉर्म नंबर याद करना है नहीं, हमको लिख के आना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, हमको लिख के आना है प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो नाम रिजर्व करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स में हमने लड़की वालों से क्वेश्चन सारे देख लिए, नाम, पता, काम और घर वालों की डिटेल्स, एलएलपी अग्रीमेंट, प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब फीस, आरओसी को देना है, स्टेटमेंट जाएगा प्रोफेशनल और एनी वन साइनिंग पार्टनर का जिसने सब्सक्राइब किया है, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो ये हुआ, और सेक्शन नंबर 12 के अंदर 14 दिनों के अंदर आपको यहां पर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो सेक्शन नंबर 11, 12, 14, 15, 16 और 17। सर सेक्शन नंबर 13 रह गया। 13 बोलता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्यों? कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, क्यों कम्युनिकेशन करने के लिए, क्यों नोटिसेस भेजने के लिए। अगर हमको एलएलपी को भेजना है तो हम एड्रेस यूज करेंगे, पार्टनर को भेजना है तो ये एड्रेस यूज करेंगे, डीपी को भेजना है तो ये एड्रेस यूज करेंगे। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने रजिस्टर्ड ऑफिस अगर एक बार बना दिया तो आप बोलोगे कि अब हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं बेटा आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस गाइस, सो इतना हमने यहां पर कवर कर लिया है और ये वीडियो में हम लोगों ने सीखा हाउ टू इनकॉर्पोरेट एंड रिजर्व अ नेम फॉर एन एलएलपी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड दिस वाज द थर्ड वीडियो इन माय सीरीज लॉ बाइट्स बाय सीजे। फोर्थ वीडियो के अंदर आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक मिलने वाला है जो आप लोगों का बहुत पसंदीदा टॉपिक है, डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं शुरुआत के इन 5 वीडियोस में अगर आप लोग अच्छा प्यार दिखाएंगे और आप लोगों को ये सीरीज काफी हेल्प कर रही है तो मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊंगा और मैं छोटे छोटे और लॉ बाइट्स के आधे आधे घंटे के वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। पर ये शुरुआत के 5 वीडियोस में मैंने कोशिश करा है कि मैं कंपनीज एक्ट को कवर करूं, मैं एलएलपी को कवर करूं, मैं सोगा को कवर करूं, पार्टनरशिप को कवर करूं और मैं आपके नेगोशिएबल को कवर करूं। सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो थोड़ा प्यार दिखाना कमेंट सेक्शन में और हम फिर से मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन with a different topic and with a lot more energy. Until then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. Have a good life. And most important, love you all. Thank you so much, guys. Bye bye and take care.